नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की है एंड उसको कंटिन्यू करते हैं हम। आज के जो हमारे करंट अफेयर्स हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो लगभग 6 और 7 नवंबर तक के आसपास के हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो अपन करंट अफेयर के जो एमसीक्यू कर रहे हैं, मैं फिर से इनकी रिलेवेंस बता दूं कि ये सारे आपके जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी इंफॉर्मेशन के तौर पर या कैसे भी ये आपके जरूर काम आने वाले हैं। साथ में हम एमसीक्यू के साथ में कुछ कंसेप्ट्स जो हैं उनको देखेंगे। तो जब हम किसी भी एग्जाम जिसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर ये जरूरी नहीं होता कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आए, लेकिन यदि हमारे पास में कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐसी होती है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करके डिलीट करने का जो मेथड है उसे यूज करके हम क्वेश्चंस को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं शुभम शर्मा आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि हेल्प कर सकूं। चलिए, तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का है, देखिए, हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियन चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल किसे हराकर जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कुवैत, बी पाकिस्तान, सी ईरान एंड डी इराक। देखिए, सबसे पहले हमारी जो भारत की स्क्वैश टीम है, अब आप क्या स्क्वैश गेम के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं? चलिए, तो इस क्वेश्चन का मैं एक बार आपको सही आंसर बता देता हूं, उसके बाद में कुछ जो जरूरी चीजें उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपके कुवैत। ठीक है, तो गोल्ड मेडल पहली बार जीता है कुवैत को हरा के। चलिए देख लेते हैं स्क्वैश गेम क्या होता है। आपने कभी ये गेम देखा है? इस गेम का नाम क्या है आपके? स्क्वैश। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ये जो प्लेयर होता है यहां से बॉल को हिट करता है, यहां से हिट होके आती है। जिस तरह से टेनिस में गेम होता है उसी तरह से ये एक बंद कोर्ट के अंदर गेम खेला जाता है। ये कौन सा है आपका? स्क्वैश। ठीक है, कुवैत इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक बार कुवैत की लोकेशन देख लो, मैप्स को यदि आप देखते रहेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां पर ये आपकी गल्फ कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये आपका कौन सी कंट्री है? इस कंट्री का नाम है आपके कुवैत। ठीक है, कुवैत के पास में आप देखेंगे तो क्या है? इराक है। नीचे आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है। और कुवैत से यदि आप थोड़ा सा भी कूद जाते हो तो कहां कूदोगे आप? पर्शियन गल्फ के अंदर आप कूदेंगे। उसके बाद कहां मिलेंगे वो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, फारस की खाड़ी के अंदर आप यहां से कूद सकते हैं। तो अपने को ध्यान में होनी चाहिए लोकेशंस। ठीक है, तो कुवैत, और आप सभी जानते हैं कि ऑयल जो है कुवैत से बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर आपके निकाला जाता है, पेट्रोल डीजल वगैरह। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करें। दूसरा सवाल आपसे पूछा है, हाल ही में चर्चा में रहा आपका मोढेरा गांव, तो इसके चर्चा होने के क्या कारण है? मैं एक बार आपको ऑप्शंस पढ़ देता हूं। भारत का पहला 20x7 सोलर संचालित गांव है। ठीक है, दूसरा है भारत का पहला 24x7 इंटरनेट से युक्त गांव है। तीसरा है भारत का पहला 100% आत्मनिर्भर गांव है। और डी में है आपके उपयुक्त सभी। तो आपने मोढेरा गांव की चर्चा सुनी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपके? ए, भारत का पहला 24x7 का मतलब है, मतलब हर टाइम वर्किंग सोलर संचालित गांव आपके ये है। ठीक है, देखिए, यदि आप सोलर की बात करेंगे तो सोलर सिस्टम का सीधा सा मतलब है जिसका संबंध किससे है? आपके सन से। सन से मतलब सूर्य से। ठीक है, पहली बात क्लियर है आपको? अच्छा, जो सोलर एनर्जी होती है आपके सूर्य से आने वाली जो आपके एनर्जी है, जिसे आप बार बार क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं, सोलर एनर्जी इज ए टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। साइंस के अंदर भी आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी काम आती है। तो सोलर एनर्जी आपकी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। देखो, अब आप इंग्लिश पे जाएंगे तो रिन्यूएबल का मतलब है जिसे आप वापस से रिन्यू कर सकते हो। इसका मतलब ऐसा सोर्स जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसे सोर्स को उपयोग करने वाली एनर्जी कौन सी आपके कहलाती है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप सभी जानते हैं, चाहे आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, ये सारे क्या हैं आपके? क्या ये रिन्यू हो जाएंगे? एक बार पेट्रोल यूज ले लिया, एक बार आपने कोयला यूज ले लिया तो वो वापस क्या यूज कर सकते हो? क्या
नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको सन से जो एनर्जी मिल रही है क्या वो कभी खत्म होने वाली है? जी नहीं। तो यहाँ पर इस सन का उपयोग करके और इस गांव को पूरी तरीके से सोलर संचालित गांव बना दिया गया है। इस गांव का नाम क्या है? मोढेरा। देखो यहाँ से क्या होता है, ये आपका सूरज है, सन से जो एनर्जी आती है तो यहाँ पर आपके क्या लगा दी जाती हैं, आप सभी ने सोलर की ग्रिड्स देखी होंगी, इस तरह की आपकी सोलर ग्रिड्स होती हैं और इन ग्रिड्स का उपयोग करके क्या बना दी जाती है, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपकी बिजली यहाँ पर पैदा की जाती है। बहुत ही एफिशिएंट चीज है, अभी थोड़ी सी महंगी चीज है लेकिन धीरे धीरे इस पर वर्क हो रहा है और ये बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरी बात मैं बता दूं, मोढेरा गांव आपके फेमस है। देखो, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा। क्लियर हो गई बात, जो हमारा सवाल था। लेकिन आप मोढेरा को याद रखेंगे केवल इसके लिए नहीं, मोढेरा में है आपके सन टेम्पल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, कि मोढेरा में क्या है आपका सूर्य मंदिर है। यूपीएससी तक में सूर्य मंदिर के सवाल पूछे हुए हैं 1-2 साल पहले, ठीक है। तो मोढेरा आप कहां पे पड़ेगा? आपके मोढेरा है आपके महसाना जिला, महसाना जिला गुजरात के अंदर आपके मोढेरा है। तो मोढेरा दो चीज के लिए फेमस है, एक तो सोलर पावर्ड विलेज और दूसरा यहाँ पर क्या है, देखिए ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली चीज मैं बताऊं, पूरे इंडिया के अंदर जो सवाल बनता है, इंडिया के अंदर जो आपके सन टेम्पल्स हैं महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर आप मैप देखिए तो ये आपका है मार्तंड सन टेम्पल। ये कहाँ पर है आपके, ये बेसिकली आपके जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपके मार्तंड सन टेम्पल है, ठीक है। इसके अलावा मुल्तान सन टेम्पल अब पाकिस्तान में चला गया है। हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, मोढेरा सन टेम्पल। और दूसरा आपने सभी ने नाम सुना होगा किसका, कोणार्क के सूर्य मंदिर का। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है भाई साहब? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपके उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर है। देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती हैं, आपने नाम सुना होगा बार बार, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपके किसको शामिल किया गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को शामिल किया गया है, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे। सन टेम्पल से सवाल पूछे जाते हैं तो दो महत्वपूर्ण सन टेम्पल, एक तो आपका मोढेरा और दूसरा कोणार्क सन टेम्पल आपको पता होना चाहिए। तो मोढेरा की दोनों खासियत याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जयपुर चौपाटी की वर्षगांठ पर 20% विशेष छूट दी जा रही है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? देखो बस इसका क्वेश्चन का मतलब बस इतना ही है कि आपको पता रहे कि जयपुर चौपाटी किसने बनाई है भैया, आपके राजस्थान आवासन मंडल, जिसे आप बोलते हो हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। तो हाउसिंग बोर्ड द्वारा संचालित है, एकदम परफेक्ट सही है। यह प्रतापनगर और मानसरोवर में, हाँ भाई दोनों जगह पर है, प्रतापनगर में भी बनाई है और मानसरोवर में बनाई है। बढ़िया मिलती है चीजें, आओ और खाओ। ये प्रदेश को एक अलग पहचान दी और समय संगत नवाचार है, ये भी चीज ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी, ठीक है। इतनी सी बात थी इसमें। देखो अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक, ठीक है, पीजीआई 2020-21 में राजस्थान किस लेवल पर रहा है? देखो अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा आप गौर करके देखना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पीजीआई 2020-21 में राजस्थान आपके कौन से लेवल पर रहा है? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके लेवल 2। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली आपके लेवल 2। देखो पीजीआई की यदि मैं बात करूं तो पीजीआई की फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा, परफॉर्मेंस, क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। पीजीआई की फुल फॉर्म समझ में आ गई। इसके अंदर देखो पीजीआई ये हो गया। देखो क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है कौन निकालता है इसको, तो इसको निकालने वाली है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके अंदर काम करती है। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है आपके परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसके अंदर आपके राज्य और यूनियन टेरिटरीज को आपके क्या दी जाती है, ग्रेड्स दी जाती हैं, लेवल दिया जाता है। देखो इसके बारे में ब्रीफली बताऊं आपको, 1000 पॉइंट का सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर बात की जाती है कि भाई आपका जो
ग्रेडिंग सिस्टम है उसके अंदर लर्निंग आउटकम कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट का प्रोसेस कैसा है, इक्विटी दी जाती है नहीं दी जाती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं। उनके आधार पर 1000 पॉइंट्स में से आपका आकलन होता है और 70 आपके सूचकांक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिनको इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, शुरुआत होती है देखो लेवल 1 से, मतलब जो सबसे बेहतरीन होगा ना उसको लेवल 1 मिलेगा। उसमें आपके यदि 950 से 1000 के बीच में अंक आ रहे हैं ना तो आप लेवल 1 में जाओगे। ठीक है, लेवल 2 की यदि मैं बात करूं तो कहां से कहां तक आपके 901 से लेकर और 950 तक आपने स्कोर किया, और लास्ट लेवल होता है आपका लेवल 10th। कौन सा लेवल है? लास्ट लेवल होता है आपका लेवल 10th, मतलब 551 से नीचे का स्कोर। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम लेवल 2 में आ गए, इसका मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो बेटर हुई है। तो राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम लेवल 2 के अंदर आ गए हैं, हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी बीकानेर। कि भाई अपने राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बेसिकली वो कहां पर हो रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है आपके जोधपुर। देखो महिला सशक्तिकरण की बात आई है तो महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेकों योजना चला रही है। वो योजना इंपॉर्टेंट है जिनको अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं कुछ योजनाओं के नाम लिख देता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना का आपने नाम सुना होगा, कभी मेंस में लिखने को आ जाए तो ध्यान रखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, आप सभी जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महिलाओं के लिए आपके केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चालू की थी। ठीक है, और इसके अलावा महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना, सुरक्षित मातृत्व के लिए एक योजना चलती है जिसका नाम क्या है? सुमन योजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जिनको अपन ध्यान रखेंगे, जो किससे रिलेटेड हैं? आपके महिलाओं से रिलेटेड हैं। और महिलाओं के लिए आपको 8 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व महिला दिवस। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अपने जोधपुर। यदि आप राजस्थान के मैप को देखते हैं तो यहाँ पर आपको जोधपुर मिलेगा, जिसके पास में जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, पाली ये सभी हैं। मैप आप बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। जोधपुर को क्या कहा जाता है भैया? जोधपुर को कहा जाता है सन सिटी, सूर्य नगरी कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो, ये देखो ब्लू कलर के आपको बहुत सारे यहाँ पर मकान मिलेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको जोधपुर के आपको ब्लू सिटी भी कहते हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? हिस्ट्री भी जान लो थोड़ी सी। राव जोधा ने सबसे पहले आपके जोधपुर की स्थापना करी थी 12 मई 1459 ईस्वी को। ठीक है, इतनी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? यदि आपने उनकी शक्ल देखी हुई है तो आप वैसे ही बता दोगे, पर फिर भी नहीं देखी है तो देख लीजिए। ए बेंजामिन नेतन्याहू, यायर लैपिड, नेफ्ताली लैपिड और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बेंजामिन नेतन्याहू। आप सोचेंगे कि यार, यदि आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा तो आप सोचेंगे कि यही तो थे पहले। हाँ जी यही थे, लेकिन बीच में चेंज हो गए थे, नफ्ताली बेनेट बन गए थे। ठीक है, लेकिन अभी कौन नए प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। चलो देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इजराइल की बात आई है। किसकी बात आई है? इजराइल की बात आई है। तो इजराइल का आप लोकेशन देखिए मैप के अंदर। देखो यदि आप वेस्ट एशिया के अंदर देखते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं। देखो ये आपका जो पूरा एरिया है ना, देखो ये वाला जो पूरा एरिया है जो कवर हो रहा है, ये आपके कौन सा है? इजराइल। ठीक है, ये बीच में जो एरिया आ रहा है ये इजराइल का नहीं है। ये बीच में एरिया आ रहा है वो भी इजराइल का नहीं है। इसके जस्ट पास में कौन सा है आपका? इजिप्ट, मिस्र, पास में है आपके जॉर्डन। ठीक है, देखो इजराइल की यदि मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है, इजराइल की जो राजधानी है वो आपके कौन सी है? इजराइल की राजधानी है आपके जेरूसलम। यदि आप जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे या फिर इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे तो, और कभी भी न्यूज उठा के देखेंगे तो इजराइल का विवाद चलता रहता है पैलेस्टीन से। देखो ये जगह है आपके जेरूसलम, और ये वाला जो क्षेत्र आता है वेस्ट बैंक का, ये किस में आता है? ये आता है आपके फिलिस्तीन में। किस में आता है? फिलिस्तीन में। तो यहाँ पर वेस्ट बैंक को लेकर, गाजा पट्टी को लेकर, गाजा स्ट्रिप है ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। तो यहां से ये विवाद चलता रहता है, तो हमें इजराइल की लोकेशन बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां से भी आप देख लीजिएगा इजराइल कहां पर है। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, और यहां पर ये लोकेशन देख लेना डेड सी की।
इसके पास में आपका अटलांटिक सागर है, मैप जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में पहली बार पक्षियों की गणना शुरू की गई है? ए नागालैंड, बी मध्य प्रदेश, सी केरला एंड डी है आपके राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके बेसिकली नागालैंड। देखो बर्ड सेंसेस, पक्षियों की गणना क्या बोलते हैं इसको, जैसे ह्यूमन का सेंसेस होता है उसी तरह से बर्ड्स का सेंसेस होता है, तो पक्षियों की गणना शुरू की गई है। तो देखो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक संस्था है जिसका नाम क्या है, WWF, ठीक है, WWE मत समझना लड़ने भिड़ने वाला ठीक है। तो मैं बात करता हूं WWF एक संस्था है, उसका नाम क्या है, नाम याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकृति है उसको प्रोटेक्ट करने वाली संस्था है, उसके अंदर ही इसकी विंग कौन सी है जो इंडिया के अंदर काम कर रही है। तो वो क्या करती है, यहां पर देखो पक्षियों की गणना का काम करती है। इसके अलावा एक संस्था है जो पक्षियों की गणना करती है, बर्ड काउंट इंडिया के नाम से, कभी ये नाम आ जाए तो भी अपने को याद रखना है। करंट में बात यह कि नागालैंड ने पक्षियों की गणना अपने यहां पर पहली बार शुरू की है। चलिए तो ये आपका कौन सा है, बर्ड काउंट इंडिया। और यदि हम बात करें नागालैंड की, तो मैंने बताया 7 सिस्टर्स के अंदर महत्वपूर्ण है और इसकी राजधानी कौन सी है, कोहिमा। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। चलिए नागालैंड की बात करें तो इसे बेसिकली देखो आपके 1963 के अंदर ये भारत का कौन सा 16वें स्टेट के रूप में भारत में इसे सम्मिलित किया गया था, नागालैंड। और नागा जनजाति यहाँ पर बेसिकली ज्यादा मात्रा में रहती है, इसलिए इसे नागालैंड नाम दिया गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडोनेशिया में किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी गई है? अच्छा सवाल है, इसका कंसेप्ट हमारे काम आएगा। देखो अभी इंडोनेशिया के अंदर समिट हुआ है, उसमें किस देश को G20 के धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके इंडिया। लेकिन हमें जो चीज याद रखनी है, आप बार बार ये नाम सुनते होंगे G20, G7, G8, तो यार ये क्या बलाएं बार बार ये आती रहती हैं। तो चलो मैं उनको समझा देता हूं आपको। देखो इस चित्र को देखो आप, ये आपके G7 कंट्रीज हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जहां पे जी लिख के आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस इज द ग्रुप। जब इसके अंदर ये 7 कंट्रीज सम्मिलित थी, कौन कौन सी देखो नाम देखो, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली और जापान। ठीक है, जब ये 7 कंट्रीज इसके अंदर सम्मिलित थी तो इसे क्या नाम दिया गया, तब इसे नाम दिया गया आपके G7 कंट्रीज। और G7 कंट्रीज के बारे में बताऊं कि जो पूरे वर्ल्ड की टोटल वेल्थ, मतलब जो पूरे वर्ल्ड का टोटल धन है, उसका 62% हिस्सा इकोनॉमी में इनका है, G7 कंट्रीज। तो आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल कंट्रीज हैं। अच्छा, इसके बाद में देखो यहां से क्या होता है, जब G8 नाम आ जाए तो क्या याद रखना है कि G7 कंट्रीज आपके थी, उसमें आपके एक कंट्री जुड़ गई जिसका नाम क्या है, रशिया। तो जब G7 कंट्रीज में रशिया जुड़ गई तो एक और जुड़ गई, उसे क्या बोल दिया, G8। और ये कब हुआ था, 1998 में। इसके बाद में G7 प्लस रशिया और उसके साथ में ये कंट्रीज कौन सी, टर्की, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अमेरिका। जब ये सारी कंट्रीज मिल जाती हैं, मतलब G8 प्लस और 12 कंट्रीज, तो ये सारी मिलके क्या बन गई आपके G20 कंट्रीज। इनके समिट वगैरह होते रहते हैं। बेसिकली जो G20 कंट्रीज के अंदर कौन भाग लेते हैं, ध्यान रखना, 20 कंट्रीज के वित्त मंत्री, क्योंकि मामला ही पैसे का है, फाइनेंस का, वित्त मंत्री प्लस जो आपका सेंट्रल बैंक है, जैसे अपना RBI है, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स है ना, वो इसके अंदर क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो हमारे को अब ये बहुत अच्छे तरीके से G20 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, श्याम शरण नेगी देश का प्रथम मतदाता है, उसका संबंध किससे है? ठीक है, तो इसमें एक चीज तो ध्यान रखनी है, श्याम शरण नेगी को देश का पहला मतदाता बताया गया है। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? तो देखिए यहां पर आपके ऑप्शंस हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए देखो मतदाता की बात आई है तो एक सवाल बार बार पूछ लिया जाता है कि
भारत के अंदर एक तरह से अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो अपने को ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए हमेशा, 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को आपके क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। चलो, इसके बाद आप हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश आपके बेसिकली 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश क्या बना? इंडिया का, भारत का पार्ट बना। उससे पहले क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश था। इसके लिए जरूरी बस इतनी सी बात है, इसकी आपकी राजधानी कौन सी है? शिमला। लेकिन शिमला कौन सी राजधानी है? समर्स में। और दूसरी कौन सी है? नाम सुना होगा, धर्मशाला। धर्मशाला में क्रिकेट मैच भी होते हैं और दलाई लामा भी धर्मशाला के लिए फेमस है। तो विंटर में इसकी राजधानी कैपिटल क्या बन जाती है? ये। ठीक है, तो इसके मैप में देखो, कभी घूमने का मन करे, लाहौल स्पीति जाना हो तो इधर चल जाना, कुल्लू जाना हो तो यहाँ चल जाना। ठीक है, इसके अलावा शिमला हो गया, ठीक है, किन्नूर हो गया, चंबा हो गया, ये कांगड़ा हो गया, ये देखो ये रहा आपका धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला आपका यहाँ पर है और शिमला आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा आपका बेसिकली शिमला। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का मैप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का अपना, 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर को, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, शिक्षावृत्ति नहीं है ये है आपका भिक्षावृत्ति। आपने भी देखते होंगे ना कि आप ट्रैफिक लाइट के आसपास देखते होंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे बैगर्स दिखते होंगे, कुछ छोटे बच्चे भी दिखते होंगे। तो इनको भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। वो कहां पर की गई है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी उदयपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। भिक्षा नहीं, शिक्षा दें। ठीक है, तो जयपुर के अंदर आपके भिक्षावृत्ति रोकने के लिए प्रयास किया गया है। तो ये आंसर्स हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इनको मिला लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अभ्युदय के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये पीडीएफ्स वगैरह उपलब्ध हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जुड़े रहें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि आप रिविजन जरूर करते रहें, और जो क्वेश्चंस है वो तो अपने को ध्यान रखने हैं, लेकिन साथ में जो मैं इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, वो भी आप जरूर याद रखें। मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप एमसीक्यू रिलेटेड एग्जाम्स देने लगेंगे, जब हमारी नॉलेज बहुत अच्छी होने लगेगी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्युदय के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर एक कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर।